80 सीट कैसे आएगी? 400 का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? काशी में तो मोदी ने त्रिशूल उठा लिया है, 80% सनातन को जगा दिया है, तो इधर योगी ने भी 80 का रूट बना लिया है और 400 का हिसाब लगा लिया है। मोदी 543 सीट को सेट कर रहे हैं, योगी यूपी की एक एक सीट को कंफर्म कर रहे हैं। 24 घंटे पहले योगी जौनपुर चंदौली में थे, फिर नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी में रहे और आज प्रधानमंत्री के साथ आजमगढ़ पहुंचे, वहां से देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर पहुंच गए। मकसद सिर्फ एक है, 400 आए तो 80 सीट में एक भी कम न रह जाए। इसीलिए योगी जहां जा रहे हैं बस यही कह रहे हैं, यूपी को नंबर 1 बनाना है, भारत को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनानी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को फिर से लाना है। तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और इसीलिए जन जन से एक ही आवाज आ रही है, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। सुना आपने, योगी आजमगढ़ में थे, मंच पर मोदी मौजूद थे। योगी ने एक साथ आजमगढ़, लालगंज, घोसी तीनों सीटों को संदेश दे दिया। ये तीनों सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पुराना डेटा बताता है कि तीनों सीट का समीकरण कहता है, कमल यहाँ बहुत ही मुश्किल से खिलता है। आजमगढ़ की बात कर लें तो 2014 में मुलायम सिंह जीते, 2019 में अखिलेश यादव। परंपरागत रूप से आजमगढ़ से सपा को हटाना मुश्किल है, लेकिन जब अखिलेश आजमगढ़ की सीट छोड़कर विधानसभा चले गए तो उपचुनाव में अखिलेश की खड़ाऊ लेकर मैदान में आए धर्मेंद्र यादव बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ से परास्त हो गए, लेकिन जीत का मार्जिन सिर्फ 8000 वोट का था। बीजेपी के लिए आजमगढ़ टफ सीट क्यों है? उसकी वजह है यहाँ का नया समीकरण। 2022 के उपचुनाव में मुस्लिम वोट बढ़ गए थे। धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे, बीजेपी के निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट। बीएसपी एसपी में मुस्लिम वोट बढ़ गए, इसीलिए निरहुआ जीत गए। अब इस बार गुड्डू जमाली साइकिल पर सवार हो गए हैं। बीएसपी ने टिकट का ऐलान नहीं किया है। अगर इस बार फिर बीएसपी कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करती है और मुस्लिम वोट नहीं बढ़ते हैं तो कमल खिलाना आसान नहीं होगा। आजमगढ़ में मुस्लिम, यादव, दलित के अलावा सवर्ण और अदर ओबीसी जातियों की अच्छी तादाद है, लेकिन वो भी एक मुश्त वोट नहीं करते। आजमगढ़ में 19 लाख मतदाताओं में से 3.5 लाख से अधिक यादव हैं, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान, 3 लाख से ज्यादा दलित। दूसरी ओबीसी जातियों में राजभर वोट भी 1 लाख के करीब है। पिछली बार राजभर वोट की नाराजगी की वजह से बीजेपी को इस इलाके में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हैं, फिर भी राह आसान नहीं है। सपा को एमवाई की ताकत पर भरोसा है, बीएसपी दलित मुस्लिम के भरोसे है, बीजेपी को एमवाई एमडी समीकरण की ताकत का अंदाजा है। इसीलिए मोदी योगी आजमगढ़ की लड़ाई को जाति पात से हटकर विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आजमगढ़ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया, आजमगढ़ को सेंटर पॉइंट बनाया गया, आजमगढ़ से हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, आजमगढ़ में सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, अब समझना मुश्किल नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी, आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो। और आज से 1000 वर्ष पहले अपने शौर्य और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांताओं की चूलों को हिलाने वाले महाराजा सुहेल देव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां
के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वह आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। योगी आजमगढ़ से लालगंज और घोसी की भी बात क्यों कर रहे हैं? 2014 लोकसभा चुनाव में लालगंज से बीजेपी की नीलम सोनकर सांसद थी, लेकिन 2019 में बीएसपी की संगीता आजाद ने उन्हें हरा दिया। उसी तरह 2014 में घोसी से हरिनारायण राजभर बीजेपी के सांसद बने, लेकिन 2019 में बीएसपी के अतुल राय ने ये सीट छीन ली। इस बार सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है। योगी के 80 सीट के मिशन में आजमगढ़, लालगंज, घोसी टॉप प्रायोरिटी पर है। योगी जब यहां आकर तीनों सीटों की बात कर रहे हैं तो मकसद से फेक है। योगी एक एक सीट को लेकर कंफर्म हो जाना चाह रहे हैं। संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। दिमाग में 80 सीट है, लेकिन सबसे ज्यादा वो सीट है जहां फाइट टफ है। एक दिन पहले योगी जौनपुर में थे। जौनपुर बीजेपी के लिए आसान नहीं है। पिछला रिकॉर्ड बताता है कि जौनपुर का वोटर कमल को मुश्किल से जिताता है। 2014 में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह ने बीएसपी के सुभाष पांडे को शिकस्त देकर ये सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी से सीट छीनकर बीएसपी के हाथी पर बैठकर श्यामलाल यादव दिल्ली पहुंच गए। बीएसपी सपा के उम्मीदवार को यहां 50% से ज्यादा वोट मिले थे। योगी फिर से जौनपुर में 2014 वाली जीत चाहते हैं। जौनपुर सीट से 100% कन्फर्मेशन चाहते हैं। जाति समीकरण को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रह चुके और जौनपुर के रहने वाले बीजेपी के बड़े नेता कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। क्या जौनपुर बीजेपी के लिए आसान होगा? जौनपुर में ब्राह्मण वोटर की तादाद 2,43,810 है, जबकि राजपूत 1,91,184 है। यादव की तादाद 2,25,110 की है। मुस्लिमों की आबादी 2,21,254 है, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या 2,31,970 है। जौनपुर में अब तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा सांसद राजपूत जाति के रहे हैं, लेकिन इस बार मामला जाति पात से हटकर है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है,
सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3300 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे? आज निवेश आ रहा है। चुनौती कठिन है, लेकिन बीजेपी इस बार जौनपुर की सियासत को जाति पात से हटकर मोदी योगी के काम पर ले जाना चाहती है। इसीलिए जुबान पर जय श्री राम है और अयोध्या का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है और वह आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जब घर-घर जाएंगे तो अब की बार 400 पार जरूर होगा। आपके एक वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। वे हमें इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वर्तमान पीढ़ी इसके लिए आयुष्मान भव, क्योंकि इस पीढ़ी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। और हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके विजन के कारण ये सब कार्य संभव हो पाया है। योगी एक एक सीट को, एक एक वोट को रिचार्ज कर रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं एक एक वोट की कीमत समझा रहे हैं। देवरिया, कुशीनगर में चारों तरफ कमल खिला, लेकिन यहां भी वो कंफर्म हो जाना चाहते हैं। आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद ने सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की। सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें में दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। परिणाम जब पूरा आएगा तो परिणाम के लिए, उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी हम सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, बटौली में
इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं।